वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा होती है। अगर मौका मिले तो हर कोई दुनिया जरूर घूमना चाहता है, एक अलग और मस्त लाइफ जीना चाहता है ना। पर ये वक्त ही ऐसा है कि ढेरों लोग अपने घरों में पड़े पड़े ही सब कुछ कर रहे हैं। नौकरी, शॉपिंग, मूवीज, यहाँ तक कि घर का खाना भी बैठे बैठे मंगवा लिया जाता है। ऐसी ही सिचुएशन में फंसी एक लड़की, उसके दिमाग में एक दिन जलती है ज्ञान की बत्ती और उसे लगता है कि उसको दुनिया घूमना है। पर वो कोई प्लान नहीं बनाती, ना ही कोई अरेंजमेंट्स करती है, बल्कि बस एक बैग में कुछ चीजें लेकर निकल पड़ती है बंजारों की तरह दुनिया घूमने। पर प्रॉब्लम यह है कि डिटेक्टिव समाज उसका पीछा कर रहा होता है। और क्यों, किस लिए, आइए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जिसके मुंह में खून ही खून होता है और वो बहुत ही टेंशन में है, कहीं जा रही है। उसके साथ क्या हुआ, उसके मुंह पे इतना खून क्यों लगा हुआ है, ये फिलहाल तो नहीं दिखाया जाता। पर वो सीधे अपने घर जाती है। घर लॉक्ड है और उसकी चाबी बाहर एक गमले के नीचे रखी होती है, जिससे उठाकर वो दरवाजा खोलती है। फिर सबसे पहले तो वो खून से लथपथ अपना मुंह साफ कर लेती है। फिर एक ज्वेल बॉक्स में रखे रिंग को देखती है, पर पता नहीं उसको देखकर उसका चेहरा मुरझा क्यों जाता है। एक्चुअली इस फोटो में जेसिका के साथ है उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो शादी करने वाली थी। लेकिन इस बीच न जाने क्या हो गया कि वो उस रिंग को देखकर बड़ी उदास हो रही है। और ये क्या दोस्तों, अचानक उसके घर में कोई घुस जाता है। असल में जेसिका को ढूंढते ढूंढते पुलिस आ गई थी। जेसिका उनको देख तो लेती है, लेकिन सिर्फ वो रिंग लेकर चुपके से विंडो का शटर उठाती है और बाहर निकल जाती है चुपचाप। यहाँ से वो किसी गराज में घुसकर एक हुडी चुरा कर पहन लेती है और वहां से फिर आगे चलने लगती है। चलते चलते रात बहुत हो जाती है और वो थक भी बहुत चुकी थी। तब दोस्तों जेसिका एक दुकान के बाहर एक छोटा ट्रक देखकर उसमें चढ़ जाती है और इस बात से बेखबर ट्रक का ओनर गाड़ी ले जाता है। थकान के मारे जेसिका ट्रक में ही सो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। अगले दिन एक डिटेक्टिव को दिखाते हैं जिसका नाम है एल्सा। वो वैसे बहुत ही सुस्त महसूस करती है, लेकिन फिर भी उठकर अपने काम पर जाती है। तब पुलिस डिपार्टमेंट में एल्सा का चीफ हाथ में शैंपेन बोतल लिए उससे मिलने आता है। एल्सा की चाल थोड़ी अजीब होती है, तो चीफ पूछता है कि क्या हो गया, तुम्हारे पैरों में प्रॉब्लम है क्या कुछ। एंड वो यहाँ पर झूठ कह देती है कि हाँ, कल किसी चीज से टकरा गई थी, जरा दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। और तब एल्सा को सैल नाम के किसी का कॉल आता है। पर ये क्या, वो कॉल कट कर देती है और चीफ को इसकी भनक तक नहीं लगने देती। असल में चीफ एक केस के सिलसिले में उससे मिलने आया हुआ है। तुम उस लड़की के बारे में जानती हो ना, वो लड़की गायब है। हमारे ऑफिसर्स ने उसके घर को छान भी मारा पर वो कहीं नहीं मिली। मतलब वो हमसे बचकर भाग गई है। अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द उसको पकड़ना है, इस बात का ध्यान रखना। चीफ असल में जेसिका को ही पकड़ने की बात कर रहा है। दूसरी ओर जेसिका को दिखाते हैं जो ट्रक में छुपी हुई है। अब ट्रक एक जगह पर रुकता है और ट्रक का ओनर अपने घर चला जाता है। तभी जेसिका ट्रक से फूड आइटम्स, मैप और कुछ चीजें लेकर पास के जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल बहुत ही घना होता है लेकिन खूबसूरत भी। उसकी खूबसूरती को निहारते हुए जेसिका आराम से खाती है और फिर अच्छे से उस मैप में अपना लोकेशन देखकर आराम से वहीं बैठी नदी में हाथ मुंह धो लेती है। फिर वो चलना शुरू करती है और रात होने तक चलती ही जाती है। तो जंगल में घर होता है, लेकिन उस घर के ओनर से छुपकर वो उनके फार्म में छुप जाती है। वहां पे वो अपने बॉयफ्रेंड का दिया हुआ रिंग देखकर सो जाती है। यहाँ दोस्तों पुलिस की टीम जेसिका को ट्रेस करने के लिए सारे सीसीटीवी को चेक करती है और वो देख लेते हैं कि जेसिका एक ट्रक में चढ़ी थी। फिर वो उस ट्रक के ओनर की इन्फॉर्मेशन एल्सा को दे देते हैं, तो वो भी ओनर के घर के लिए निकल जाती है। और यहाँ जेसिका को दिखाते हैं तो वो जाग जाती है, लेकिन उसको भूख बहुत लगी होती है। तो वो फार्म हाउस से निकलकर उस घर में जाती है जहाँ वो ढेर सारा टिन फूड चुराने में लगी होती है। लेकिन तभी घर का ओनर आ जाता है। उसके हाथ में गन देखकर जेसिका डर के मारे सारा फूड वापस रख देती है। पर लगता है उस हाउस ओनर को जेसिका पर तरस आ गया था। वो कहता है कि मेरी वाइफ ने नाश्ता बना के रखा हुआ है, तुम आकर खा सकती हो। अब जेसिका तो एकदम दबा दबा के खाने लगती है। ओनर की वाइफ कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से खाओ। और एक बात बताओ, तुम जा कहाँ रही हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है। वो कहती है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं असल में एक ट्रैवलर हूँ। अच्छा, कहाँ ट्रैवल कर रही हो तुम। मैं एक नई जिंदगी की तलाश में हूँ। ओह वेरी गुड, तुम्हारे कपड़े बड़े गंदे लग रहे हैं, घर में बाथरूम है, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर निकल जाना आराम से। जेसिका भी नहाने जाती है। इसी बीच जेसिका की प्लेट में दोस्तों थोड़ा खाना बचा होता है, जिसे ओनर उठाकर खाने लगता है। उसकी वाइफ कहती है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें और चाहिए तो मैं दे देती हूँ, उसका जूठा क्यों खाते हो। तो वो बड़ा सिद्धांतवादी बनता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, खाना वेस्ट करना बहुत बुरी बात है। यहाँ दोस्तों बाथरूम में जेसिका कुछ टैबलेट्स देखती है और वो एक बोतल उठाकर रख लेती है। फिर हाथ में पेस्ट लेकर दांत अच्छे से साफ करती है। वहां से मस्त फ्रेश होकर बाहर आती है। तो ओनर की वाइफ कहती है कि तुम्हें जहां भी जाना है मेरे हस्बैंड तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देंगे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगी। लेकिन वो कहती है अरे कम से कम थोड़ी दूर वो तुम्हें लिफ्ट तो दे ही सकते हैं।
और अब जेसिका मना नहीं कर पाती और बाहर जाती है जहाँ पे ओनर अपनी गाड़ी को रेडी कर रहा होता है। जेसिका कहती है देखिए मुझे पोर्ट व्यू जाना है जो नॉर्थ में। वो कहते हैं अरे वो रास्ता तो बहुत ही घुमावदार है, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, पर थोड़ी दूर तक ये सड़क होगी, उसके बाद तुम्हें पैदल ही जाना होगा। हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे वहीं तक छोड़ दीजिए, वहां से मैं पैदल चले जाऊंगी। वो भी जेसिका को ले आ जाता है दोस्तों और थोड़ी दूर पर एक जगह गाड़ी रोक देता है क्योंकि इसके आगे गाड़ी जा नहीं पाएगी। जेसिका उतर जाती है तो वो कहता है कि पीछे एक बैग में थोड़ा फूड और तुम्हारे लिए कंबल वगैरह रखा हुआ है, वो सब ले लो। जेसिका उसको थैंक करती है और पूछती भी है आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं। वो बताता है कि बेटी हमारा घर जंगल के बीच में है, वहाँ कोई नहीं आता, हम दोनों अकेले ही रहते हैं, अचानक तुम आ गई तो हमें बड़ा अच्छा लगा, अगर कभी वक्त मिले तो वापस हमारे घर जरूर आ जाना। ये बताते हुए वो खांसने लगता है और जेसिका भी उससे विदा लेकर अपने रास्ते जाने लगती है। यहाँ से सीधे एल्सा को दिखाते हैं तो वो अपने वर्कआउट पे होती है और फिर अपना फोन चेक करते हुए चिल्लाने भी लग जाती है। अचानक एक जगह उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर पड़ती है नीचे, उसे चोट भी आती है। उसे सैल नाम के किसी का कॉल आया था, याद होगा आपको, और एल्सा ने उस समय कट कर दिया था। अब वो उसी सेल के साथ वीडियो कॉल करती है। असल में आपको बता देता हूँ मैं कि एल्सा को ALS नाम का एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है और इस डिजीज में धीरे धीरे नर्व सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं और आखिर में चलना फिरना और बोलना सब बंद हो जाता है और फिर क्या, पेशेंट की मृत्यु। वह डिजीज जो स्टीफन हॉकिंग्स को हुआ था और ये सेल दोस्तों एल्सा का डॉक्टर है। फिलहाल तो एल्सा के डिजीज स्टार्टिंग स्टेज में है, लेकिन उसने ये बात अपने डिपार्टमेंट को नहीं बताई वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उस दिन जब चीफ ने पूछा था कि तुम्हारी चाल इतनी अजीब क्यों है, तो उसने झूठ कहा था कि वो किसी चीज से टकरा गई थी। यहाँ सेल ALS से पीड़ित एक और पेशेंट से एल्सा की बात भी करवाता है जो कि एल्सा को मोटिवेट करती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एल्सा जेसिका को ढूंढने का काम शुरू करती है। अब यहाँ पर चीफ के समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या करे, क्योंकि इन लोगों ने जिस ट्रक का पता लगाया था जेसिका तो उसमें से कब का बचकर निकल चुकी थी। तो एल्सा और चीफ डिस्कस करते हैं कि वो जरूर जंगल के अंदर गई होगी और जंगल के रास्ते से ही वो बॉर्डर के पार पहुंच गई होगी, और अगर उसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया न सिर्फ उसे पकड़ना मुश्किल होगा बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एंड ये लोग किस मुसीबत की बात कर रहे हैं ये तो आगे जाकर पता चलेगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से बैठे रहिएगा। जेसिका को दिखाते हैं तो वो जंगल में आगे बढ़ रही होती है। अब एक जगह रुककर वो वहां पर आराम से खा लेती है क्योंकि पहले पेट बहुत जरूरी है। तभी उसके पास्ट की एक बात उसे याद आती है। जेसिका और उसका बॉयफ्रेंड अक्सर जंगल में कैंपिंग करते थे। एक दिन वहां पर एक डॉग आया। जेसिका को डॉग बड़ा पसंद है तो वो उसके पास जाने लगी। उसके बॉयफ्रेंड ने मना भी किया था लेकिन जेसिका उसको सहलाने लगी एंड फिर वो भी जेसिका के साथ चिपक गया। तब कुत्ते को देखकर जेसिका ने कहा था ये पालतू लगता है, हम इसको रख लेते हैं। और फिर उस रात जेसिका ने उस कुत्ते को अपने पास ही सुला लिया था। यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं जेसिका बहुत दूर पैदल चलकर जंगल से बाहर निकल चुकी है और बॉर्डर के पास वाले एक टाउन में पहुंच जाती है। वो यहाँ पर यह फैसला लेती है कि चलो एक काम करती हूँ, इस टाउन में थोड़ा वक्त बिताऊंगी और फिर बॉर्डर क्रॉस करके चली जाऊंगी। यहाँ से सीधे एल्सा को दिखाते हैं तो वो ठीक से चल भी नहीं पाती। फिर वो अपने लिए एक स्टिक खरीदती है और आईने में देखती है कि ये मुझे सूट कर रहा है या फिर नहीं। दूसरी ओर जेसिका उस टाउन के एक बार में जाती है और बार ओनर से पूछती है क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा, मुझे बहुत ही जरूरत है पैसों की। बार ओनर को जेसिका की मासूमियत भा जाती है और वो उसको एक टेम्पररी जॉब दे देती है। जेसिका फिर वहाँ पर क्लीनिंग का काम करती है। कई कस्टमर्स भी आते हैं। जेसिका काम खत्म करके अपने पैर को देखती है, उस पर रैशेस जैसे कुछ दिख जाते हैं। और यहाँ पर जेसिका को एक बात याद आती है कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो एक दिन उसके बॉयफ्रेंड के शरीर में खुजली होने लग गई थी और जब उसने ड्रेस हटाकर देखा तो उसके पेट में इसी तरह के रैशेस थे। यहाँ चीफ एल्सा पर बहुत ही दबाव डालता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हुए हैं उसे पकड़ने के लिए, उसके बाद जेसिका को पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। याद रखना इस बात का, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस कर लेगी। बेचारी एल्सा ठीक से चल भी नहीं पाती, लेकिन वो ये बात चीफ को बता नहीं सकती क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी। वो कहती है ठीक है मैं कोशिश तो कर रही हूँ सर, लेकिन मैं ये काम अकेले कैसे कर सकती हूँ, आप मेरी मदद के लिए एक टीम का इंतजाम कीजिए ना। पर चीफ कहता है कि अगर जेसिका को पता चल गया कि उसे तुम ढूंढ रही हो वो चौकन्नी हो जाएगी और हमारे हाथ कभी नहीं लगेगी, पर उसे बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देना, समझ गई तुम, ये एक सीक्रेट मिशन है इसलिए मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। कहकर वो कॉल काट देता है। यहाँ कुछ ही देर में जेसिका और बार ओनर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो जेसिका को एक ड्रिंक देती है और फिर जेसिका के जूठे ग्लास में खुद भी ड्रिंक करती है। जेसिका के हाथ में रिंग देखकर वो पूछती है क्या तुम्हारी शादी हो गई है। जेसिका कहती है नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था। तो बार ओनर कहती है कि मेरा एक पति है, बस नाम का ही पति है, और सच बताऊं तो उसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। इस तरह दोस्तों बातें करते करते दोनों बाहर आ जाती हैं। वो आगे जेसिका से पूछती है वैसे तुम जा कहाँ रही हो। जेसिका कहती है मेरा ऐसा कोई डेस्टिनेशन तो नहीं है, मैं बस यूं ही ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन ये
ये टाउन मेरे सफर का आखिरी स्टॉप है। इसके बाद मैं बॉर्डर पार करके उस तरफ निकल जाऊंगी और एक नई लाइफ शुरू कर पाऊंगी। बार ओनर कहती है, हाँ ये टाउन जरा बोरिंग जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। तुम आज रात मेरे घर में रुक सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर कल अपने सफर पे निकल जाना। जेसिका भी मान जाती है और यहाँ एल्सा से तो अपनी शर्ट के बटन्स भी नहीं लगाए जाते। लगता है दोस्तों उसका डिजीज अगले स्टेज पर पहुंचने वाला है। लेकिन तब उसको एक कॉल आता है कि 2 लोगों को कोई खतरनाक डिजीज हुआ है और सिम्टम्स बहुत ही गंभीर हैं। ये जानते ही एल्सा तुरंत निकल जाती है और जंगल के बीच एक घर में पहुंचती है। पता है ये वही घर है जहाँ के ओनर और उसकी वाइफ ने जेसिका को पनाह दी थी, खाना दिया था, सब कुछ दिया था। अब एल्सा एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर वहां जाती है और आवाज देती है, घर पे कोई है क्या? मुझे कॉल आया था। लेकिन वहां पर कोई होता ही नहीं। एल्सा पूरे घर को तलाशती है तो घर के पीछे एक फार्म हाउस से बड़ी अजीब आवाज आती है। वो वहां जाकर देखती है तो ओनर की वाइफ फर्श पर बहुत ही अजीब आवाज निकाल रही होती है और न जाने ये कर क्या रही है यहाँ पर। एल्सा पूछती है, अरे क्या आपने मुझे कॉल किया था? इस पर ओनर की वाइफ मुड़ती है तो दोस्तों बहुत ही घिनौनी दिखती है, एकदम ज़ॉम्बी की तरह। वो एल्सा की ओर बढ़ती है तो एल्सा अपने गन से उसको शूट करने वाली होती है कि अचानक पीछे से हाउस ओनर उसे पकड़ लेता है। और ये क्या, वो भी ज़ॉम्बी। अपने डिजीज की वजह से एल्सा बहुत ही कमजोर होती है, लेकिन इसके बावजूद वो उस हाउस ओनर को धक्का देकर गिरा देती है। फिर अपनी गन लोड करके उस हाउस ओनर ज़ॉम्बी को कर देती है शूट। और तब उसकी वाइफ एल्सा के ऊपर चढ़कर उसको काटने की कोशिश करती है, लेकिन एल्सा उसका मुंह के अंदर गन दबाकर कर देती है शूट। 2 शूट हो गए। अब आपको शायद कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान से मूवी अभी तक देखी। यहाँ इस कहानी का एक इंपॉर्टेंट सच रिवील होने जा रहा है जो कि एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जेसिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। बॉयफ्रेंड बहुत खांस रहा होता है और बीमार भी है, तो जेसिका उसके पेट को देखती है तो पता चलता है कि जो पहले मामूली रैश लग रहा था वो अब बहुत बड़ा हो गया है और दिखने में थोड़ा सड़ा हुआ घाव लग रहा है। तो जेसिका भी तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, लेकिन दोस्तों बीच जंगल में ना एम्बुलेंस रुक जाता है और सारे लाइट्स हो जाते हैं ऑफ। इससे पहले कि जेसिका कुछ समझ पाती, एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और येलो सूट पहने हुए 2 लोग जेसिका और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़कर लैब में कर देते हैं बंद। और यहाँ पर रिवील होता है कि सरकारी लैब में एक वायरस पर रिसर्च चल रही थी। वो इस वायरस को एक डॉग की बॉडी में इंजेक्ट करके उसका टेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो डॉग बच निकला। और दोस्तों ये वही डॉग था जो जेसिका को जंगल में मिला था जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंपिंग कर रही थी उस वक्त। इस बात से बेखबर जेसिका ने उसे टेंट में अपने पास सुला लिया और इसी डॉग का इन्फेक्शन जेसिका और उसके बॉयफ्रेंड को हो गया। जेसिका पर इस वायरस का उतना असर नहीं पड़ा था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। तो सरकारी ऑफिशियल्स का मानना यह था कि जेसिका को भी वायरस ने इन्फेक्ट किया है, लेकिन शायद उसकी बॉडी में उस वायरस के खिलाफ लड़ने की इम्यूनिटी है, इसीलिए वो जेसिका को इस रिसर्च के लिए यूज करना चाहते थे। अब जेसिका को जिस सेल में बंद किया गया है ना, उसका लाइट ऑफ होता है। गार्ड एक वॉकी टॉकी में अपने आदमियों को इन्फॉर्म करता है कि जेसिका के सेल का लाइट बल्ब फ्यूज हो गया है, तो मैं उसको चेक करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, पर उसके पैरों के नीचे कांच के टुकड़े होते हैं, यानी लाइट बल्ब फ्यूज नहीं हुआ था, बल्कि जेसिका ने उसको तोड़ डाला था। अब ये रियलाइज करते हुए वो जैसे ही मुड़ता है तो इस बात का फायदा उठाकर जेसिका वहां से बाहर भाग जाती है, पर गार्ड उसको पकड़ लेता है और तभी जेसिका टूटे हुए लाइट बल्ब का वो टुकड़ा गार्ड के गले में घुसेड़ देती है। उसका खून फुआरे की तरह निकलता है और जेसिका के मुंह पे लग जाता है। जेसिका वहां से भागती है तो सीधे अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जिसे एक जगह पे बंद करके रखा गया है। वो एकदम ज़ॉम्बी जैसा बन गया है। उसको देखकर जेसिका चिल्लाती भी है कि क्या हो गया, तो वो भी कहता है कि प्लीज जेसिका मुझे बचा लो। जेसिका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक होता है। इतने में दोस्तों उस लैब के इमरजेंसी अलार्म्स बज जाते हैं। अब जेसिका यहाँ रुकेगी तो वो पकड़ी जाएगी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे बच निकलना होगा। कहकर वो तेजी से बाहर भागती है और यही सीन दोस्तों मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और उसके बाद तो उसके घर में पुलिस आई, जिनसे बचकर वो एक ट्रक में चढ़ी, फिर उस ट्रक से निकलकर जंगल के अंदर गई, जहाँ उस घर के ओनर ने जेसिका को खाना दिया। लेकिन जेसिका ने खाना खाकर जो प्लेट में छोड़ दिया था उसे हाउस ओनर ने खा लिया था, याद है ना आपको, भूले तो नहीं। और यही दोस्तों यही तो खेल था। इसी वजह से जेसिका की बॉडी में जो वायरस था वो हाउस ओनर को इन्फेक्ट कर गया और उसके जरिए उसकी वाइफ को भी हो गया। अब जेसिका को तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो जहां जाती है वायरस को फैला जाती है और इसीलिए पुलिस चीफ और एल्सा जल्द से जल्द जेसिका को पकड़ लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बॉर्डर पार करके चली गई तो वहां भी इन्फेक्शन फैलेगा और जल्द ही दोस्तों ये पेंडेमिक बन जाएगा। और पेंडेमिक भी ऐसा कि एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। प्रेजेंट में दिखाते हैं पुलिस चीफ फिर एल्सा को कॉल करके इस बात पर जोर देता है कि किसी भी तरह जेसिका को पकड़ो। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बॉर्डर के पास वाले टाउन में है, तो जाकर उसे पकड़ो। पर तब एल्सा कहती है कि आप कहते हैं कि उस लड़की की बॉडी में इतना खतरनाक वायरस है, कोई उसके पास भी चला गया तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, यही कहते हो ना आप? तो ऐसी खतरनाक लड़की को पकड़ने के लिए आप चाहते हैं कि मैं अकेले जाऊं? आप देखिए, या तो मेरी मदद कीजिए, एक टीम को भेजिए,
सभी मिलकर उसको पकड़ेंगे, वरना मैं अकेले नहीं जाने वाली। और तब चीफ कहता है कि तुम्हें तो ALS डिजीज हुआ है ना, अगर डिपार्टमेंट को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, राइट। सुनकर एल्सा एकदम से चौंक जाती है कि आपको कैसे पता चला। चीफ कहता है कि मुझे तो बहुत पहले पता चल गया था, और जैसा तुम कह रही हो, अगर मैंने उस लड़की को पकड़ने के लिए एक टीम को भेजा तो उस लड़की का इन्फेक्शन पूरी टीम को हो सकता है और सारे के सारे फिर मारे जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो ALS है ना, वैसे भी बहुत ही जल्दी तुम मरने वाली हो, इसलिए मैंने इस काम के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया हुआ है। एल्सा तो ये सुनकर फ्रीज हो जाती है कि मेरी यही औकात है क्या। चीफ भी कहता है कि जो काम दिया गया है चुपचाप उसे पूरा करो, वरना नौकरी पता है ना चली जाएगी। साथ ही इंक्वायरी भी बैठेगी कि तुमने अपने डिजीज के बारे में डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बताया, अंधेरे में क्यों रखा। और अब दोस्तों एल्सा के पास चीफ की बात को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो चीफ से पूछती है कि जेसिका किस टाउन में है, बताइए मुझे। तब चीफ उसको एक वीडियो भेजता है, उसमें एक बार में बैठा आदमी वीडियो शूट कर रहा था, उसके पीछे जेसिका दिखाई पड़ती है। और इसी के जरिए चीफ को पता चला था कि जेसिका उस टाउन में काम करती है, मतलब उस टाउन के बार में। एल्सा तुरंत उस टाउन के लिए निकल जाती है। यहाँ जेसिका को दिखाते हैं तो वो उस बार ओनर के घर में होती है, लेकिन अब वो टाउन छोड़ने जा रही है। बार ओनर का कमरा बंद होता है तो जेसिका अंदर नहीं जाती और बाहर से कह देती है कि देखो आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको देखकर गुड बाय कहना चाहती थी, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ख्याल रखिएगा अपना। ये कहकर जेसिका निकल जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद कमरे के अंदर का सीन दिखाते हैं। बार ओनर को इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि जेसिका के जूठे गिलास से उसने ड्रिंक किया था, याद होगा आपको। अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और जेसिका उस टाउन की सड़कों पर चलने लग जाती है आराम से। इसी बीच एल्सा भी उस टाउन में आ जाती है और वो जेसिका को देख भी लेती है। एल्सा के पास फिलहाल प्रोटेक्टिव सूट नहीं है, फिर भी वो एक मास्क और ग्लव्स पहनकर जेसिका के पीछे जाती है, लेकिन उसको देखकर जेसिका उससे दूर हो जाती है। एल्सा कहती है कि प्लीज रुक जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे, लेकिन जेसिका नहीं रुकती और कोई रास्ता न पाकर फिर एल्सा गन दिखाकर उसको धमकाती है कि अगर तुम नहीं रुकी तो शूट कर दूंगी। जेसिका तो और भागने लग जाती है। एल्सा उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है और उसका हाथ छिल जाता है। लेकिन किसी भी हालत में उसको जेसिका को पकड़ना है तो वो जेसिका का पीछा करती है। जेसिका वापस बार ओनर के घर जाती है, क्योंकि इस टाउन में सिर्फ वही है जो जेसिका की मदद करेगी। वो फिर बार ओनर के कमरे का दरवाजा पीटती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो बार ओनर की हालत देखकर खुद बौखला जाती है। खून से लथपथ बेड पर वो पड़ी होती है। ये देखने के बाद तो जेसिका घबरा कर नीचे आ जाती है और कुछ चीजें लूटकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बार ओनर के कमरे से आवाज आती है तो जेसिका को लगता है कि शायद वो जिंदा है, इसलिए वो फिर ऊपर जाती है तो बार ओनर दरवाजा खोलकर जेसिका पर करती हमला, क्योंकि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। जेसिका उसको देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो ओनर एक तरफ से तो ज़ॉम्बी लगती है तो एक तरफ से बीमार। बहुत ही घिनौना होता है उसका रूप। जेसिका फिर अपनी जान बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को मार देती है और तब उसका खून जेसिका पर लग जाता है। जेसिका भी उस खून को साफ करते हुए अपने बालों में हाथ लगाती है तो उसके बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। वो भी डर के मारे चिल्लाती है, क्योंकि उसके सारे बाल निकल रहे होते हैं। दूसरी ओर एल्सा जानती थी कि जेसिका बार में काम कर रही थी, तो वो समझ जाती है कि जरूर उस बार के ओनर के पास उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। अब एल्सा भी ओनर के घर जाती है तो दरवाजा खुला होता है और अंदर बार ओनर मरी पड़ी होती है, मतलब जेसिका जरूर आसपास ही होगी। ये सोचकर एल्सा अपना प्रोटेक्टिव सूट पहनकर उसको ढूंढने में लग जाती है। और ये क्या, एक जगह पे वो देख लेती है जेसिका को, फिर उसे गन पॉइंट पर लेकर कहती है, देखो जेसिका, तुम्हारी बॉडी में खतरनाक वायरस है, तुम्हें पता है। उसके इन्फेक्शन का तुम पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी हेल्दी है, इसीलिए वो वायरस तुम्हारे अंदर सर्वाइव कर रहा है, लेकिन तुम्हारे जरिए वो वायरस सभी को इन्फेक्ट कर रहा है। प्लीज मेरी बात को समझो और मेरे साथ चलो। इस पर जेसिका मुड़ती है तो पता चलता है कि उस पर भी इन्फेक्शन का असर पड़ने लगा है और वो भी ज़ॉम्बी बन रही है। तब वो कहती है कि उस वायरस का मुझ पर भी असर पड़ चुका है। एल्सा कहती है, लेकिन दूसरों पर बहुत बुरा असर पड़ा है उसका, तुम कम से कम साफ साफ बात तो कर रही हो, तुम्हारे जरिए हम इस वायरस का वैक्सीन बना पाएंगे, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। जेसिका कहती है, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाने वाली, मैं एक नई लाइफ शुरू करना चाहती हूँ। ये कहकर वो एल्सा के पास आने लग जाती है। देखो जेसिका, अगर एक भी कदम आगे रखा तो शूट कर दूंगी। लेकिन जेसिका आगे बढ़ती जाती है तो एल्सा कर देती है शूट। गोली लगने के बावजूद जेसिका वहां से भाग जाती है, पर दोस्तों अब एल्सा उसके पीछे नहीं भाग सकती, तो वो जेसिका के पैर पर एम करके कर देती है शूट और इस बार जेसिका गिर जाती है। एल्सा कहती है कि देखो, हमें सिर्फ तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए, उससे हम इस इन्फेक्शन से पीड़ित लोगों की जान बचा सकते हैं। पर जेसिका कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। वो बार बार कहती है कि मैं नए लोगों को देखना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी जीना चाहती हूँ। कहते कहते जेसिका पहाड़ की ओर जाने लगती है। अगर वो पहाड़ पार कर लेगी तो दूसरे देश पहुंच जाएगी। उसे रोकने का एल्सा के पास और कोई रास्ता नहीं होगा, तो वो जेसिका के सर पर एम करके शूट कर देती है और जेसिका स्पॉट पर खत्म। असल में जेसिका इस इन्फेक्शन वगैरह के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। वो तो नई नई जगहों को देखना चाहती थी और एक आजाद जिंदगी जीने का मजा लेना चाहती थी। लेकिन अब देखो ना, अनजाने में वो उस डॉग के कांटेक्ट में आ गई
और उस वजह से उसे और उसके बॉयफ्रेंड को इन्फेक्शन हो गया। उसके हाथ में उसके बॉयफ्रेंड का रिंग देखकर एल्सा को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है कि एक मासूम की जान इस तरह चली गई। बताओ। वो धीरे से जेसिका का पल्स चेक करने लगती है। उसने ग्लव्स पहने होते हैं तो उसको जेसिका को टच करने से इन्फेक्शन होगा नहीं फिलहाल, ऐसा एल्सा का मानना है ना। फिर एल्सा अपने ट्रीटमेंट के लिए सेल से मिलने के लिए जाती है। सेल उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देता है कि जरूर तुम्हारा ALS डिजीज धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर अचानक वो खांसने लगता है। इस बात को एल्सा नोटिस करती है और उसके चेहरे पे दोस्तों अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। ये क्या दोस्तों, एक बार फिर आप मुझे और डायरेक्टर को गाली देने वाले हो क्योंकि ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर रुकिए जरा, क्लाइमेक्स में क्या बताने की कोशिश की गई है ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा। वेल अगर नहीं किया होगा तो हम बता देते हैं आपको। असल में सेल को ये इन्फेक्शन एल्सा से हुआ है, लेकिन एल्सा को इन्फेक्शन कैसे हुआ? शायद जेसिका के मरने के बाद जब एल्सा ने उसका हाथ टच किया होगा तब उसने ग्लव्स जरूर पहने थे, लेकिन आपको याद होगा जेसिका को चेस करते वक्त वो नीचे गिरी थी और ग्लव्स फटकर उसका हाथ छिल गया था। शायद उसी घाव के जरिए जेसिका का इन्फेक्शन एल्सा की बॉडी में फैल गया होगा, जब मतलब एल्सा ने जेसिका का हाथ टच किया होगा तभी। जो भी हो, अब उस वायरस ने एल्सा की बॉडी को अपना घर बना लिया और अब शायद एल्सा ये फैसला करेगी कि वैसे भी ALS डिजीज से वो मरने वाली है, तो मरने से पहले इंसानियत को बचाने के लिए वो खुद को ही क्यों ना मार ले। तो उसने अपनी बॉडी को इस वायरस रिसर्च के लिए डेडिकेट कर दिया होगा और इस रिसर्च से वायरस इन्फेक्शन से बचने की दवा बन गई होगी। इस तरह इंसानियत इस वायरस के विनाश से बच गई होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जेसिका ने जंगल में खाना खाकर नदी में अपने हाथ धोए थे और वो अपने सफर के दौरान कई जगहों पे रुकी भी थी, तो शायद उसका इन्फेक्शन नदी के जरिए और दूसरी जगहों में ऑलरेडी फैल चुका होगा। अगर उन इन्फेक्टेड लोगों में से कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके चला गया तो वायरस कब का बॉर्डर के उस पार भी पहुंच गया होगा और क्या पता यही वायरस अगले पैंडेमिक का कारण बन जाए। सो बी प्रिपेयर्ड। इसी वार्निंग के साथ हम इसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन खत्म करते हैं दोस्तों। माफ कीजिएगा अगर मूवी बेहुदा लगी हो, लेकिन क्या है ना, सारी गलती डायरेक्टर की है। हमारा काम तो एक्सप्लेन करना है ना दोस्तों, इसीलिए बस। बाकी अच्छी लग गई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।